अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखोगे ना, तो आप एक कॉमन चीज़ नोटिस करोगे कि ज्योग्राफी के सेक्शंस में फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रेयर या फिर ना के बराबर आने लगे हैं। जो कि क्वेश्चंस पहले आते थे कि आप माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, या फिर कुछ फैक्ट्स पूछे जाते थे, दे आर बीइंग आस्क्ड ऑलमोस्ट निल। ज्योग्राफी में यूपीएससी का फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो गया है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे। वो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास, जियोलॉजिकल रीजन्स या फिर एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहा है। वो जानना चाहता है कि आपके पास क्लैरिटी है कि नहीं है, आपके पास वो इमेजिनेशन है कि आप जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं जब वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आते हैं तो उनको आप लिंक करके समझ पाते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 25 जो 2025 में पूछा गया, इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब इसमें अगर आप स्टेटमेंट्स देखोगे तो दे आर ऑल एनालिटिकल। अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में नहीं पता है, देन आपको पता नहीं होगा कि भाई जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट था वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ था। उसी की वजह से घना में गोल्ड कोस्ट आता है जो कि ब्राज़ील के प्लेटू से फ्लो होकर के आया है। और गोंडवाना सिस्टम में सारे कॉन्टिनेंट्स की रॉक्स इसलिए आई जाती है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सदर्न पोल पे ही सारे कॉन्टिनेंट्स मिक्स थे, जिसको टाइडल फ्लोटिंग फिनोमेना के थ्रू बताया गया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जो कि गलत था। बट फिनोमेना मतलब फैक्ट सही था कि सारे कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न पोल पे जुड़े हुए थे। सो अगर आपके पास इस फिनोमेना की क्लैरिटी नहीं है, सो इट इज़ श्योरिटी कि आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो, अबाउट डस्ट पार्टिकल्स, है ना। ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? एटमॉस्फेयर के बेसिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि भाई सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स आए जाते हैं। अब बेसिक्स का कॉन्सेप्ट देखो, इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है। पोलर रीजन पे क्या है, पूरी बर्फ़ है, तो जहाँ बर्फ़ है तो वहाँ डस्ट तो होगी नहीं। सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे क्या है, आपको डेजर्ट्स मिलेंगे। सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, चाइना के डेजर्ट कहाँ पर है, दे आर इन सब ट्रॉपिकल रीजन ओनली। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अभी अपन ने देखा कि भाई सब ट्रॉपिकल रीजन्स पे डेजर्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेस ड्राई विंड्स कहाँ से होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज गेटिंग रॉन्ग। सो द मेन थिंग यू हैव टू सी इज़ कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो ज्योग्राफी के फिनोमिनॉन्स हैं उसको आप इमेजिन कर पा रहे हो, वो स्किल्स है कि नहीं आपके पास, वो टेस्ट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और देखो आप, दिस इज रिलेटेड टू एजोथर्म। अब एजोथर्म क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, या तो स्किप करोगे या गलत करोगे। एजोथर्म वो होता है कि भाई ऐसी लाइन जो सेम टेम्परेचर्स को जोड़ती है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी पूछा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में क्या होती है, ठंड होती है। आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशंस। अब ये बोल रहा है कि जब भी इक्वेटर आता है तो आइसोथर्म की नीचे लाइन इक्वेटर की तरफ आ जाती है, एंड जब भी ओशन आता है तो इसकी लाइन पोलवर्ड चली जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? अगर आपने ज्योग्राफी में बेसिक्स पढ़ा हो तो यू नो कि भाई जो ज़मीन होती है वो गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी ज़्यादा होती है। और पानी का फिनोमेनन कैसा रहता है, वो गर्म तो धीरे धीरे होता है पर ठंडा आराम से होता है। तो जब भी ठंडी आती है तो ओशन रिलेटिवली लैंड मासेस से ज़्यादा गर्म होते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब भी एसोथर्म ओशन से पास करेगा तो कहाँ मूव करेगा, पोलवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पानी गर्म है तो ठंडा होने के लिए उसको ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। एंड जब वो लैंड मासेस पे आएगा तो इट हैज़ टू मूव इक्वेटर वर्ड, क्योंकि वो रिलेटिवली ठंडा रहेगा। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इन जनवरी एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस। सेम इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर रही है। जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ट्राई टू हैव एन इमेजिनेटिव स्किल। आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, फैक्ट्स को इमेजिन कर पाओ, एक अपने माइंड में एक मेंटल ड्राइंग ड्रॉ कर पाओ, तब जाके आप प्रीलिम्स के उस प्रेशर वाले कंडीशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ के तुरंत इमेजिन करके सॉल्व कर पाओगे और गलत नहीं करोगे। यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, एनालिसिस करना पड़ रहा है, इमेजिन करना पड़ रहा है, वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सेम एक क्वेश्चन अगर आप और देखोगे ना, एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ रिलेटेड टू रॉक्स। इसमें क्या पूछ रहा है, चौक के बारे में पूछ रहा है। अगर आप चौक के बेसिक्स के बारे में जानते तो इट इज़ अ कैल्शियम रिलेटेड रॉक, है ना।
अब कैल्शियम रिलेटेड रॉक है तो फिर वो पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होगी, पानी में डिजॉल्व होगी तो पोरस ज़्यादा होगी, और वही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as a very permeable rock whereas clay is known to have quite an impermeable और least permeable rock. क्ले किससे रहता है? जिससे अपन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं. घड़ा लेस परमिएबल होगा तभी तो पानी को होल्ड पर कर पाएगा, और चौक बाय डिफॉल्ट डिजॉल्व हो जाती है. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट रिलेटेड रॉक्स देखोगे तो काफ़ी सारे जो रॉक पे फॉर्मेशंस बनते हैं, कीव्स बनती हैं, वो उसके कैल्शियम नेचर की वजह से बनती हैं. सेकेंड स्टेटमेंट क्या करिए? चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्सॉर्ब वाटर. थर्ड क्या करिए कि क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस. नाउ एक ही स्टैब्लिश ट्रेंड हो गया है कि यूपीएससी यूजली जितनी भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स रहती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत रहती हैं. और क्ले नॉट एट ऑल पोरस, क्या घड़े में कभी आपने पानी लीक होता हुआ नहीं देखा? नहीं. क्ले पोरस होता है बट उसके पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो पानी को लॉन्गर टर्म तक होल्ड कर सकता है, बट इट्स नॉट कि उसको परमानेंटली होल्ड कर पाएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर कि सेकंड और थर्ड में से एक स्टेटमेंट सही है जो कि फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन कर रही है. सो मेरा पर्पस यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराना नहीं था, बट मुझे आपको एक अप्रोच बतानी थी कि भाई क्वेश्चंस ज्योग्राफी में जो भी आ रहे हैं दे विल टेस्ट योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. सो ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहे हो इस ओरिएंटेशन से पढ़ना, फैक्ट्स को रटने के पीछे मत जाना यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कि आप माउंटेन्स के रेंजेस का डायरेक्शन देख रहे हो, सीक्वेंसिंग देख रहे हो, देखो बट ज़्यादा ओवरवेल्म मत हो क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं. कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ध्यान दोगे तो रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, एंड यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एंड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स.